जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने अलग से एक वीडियो बनाकर आया हूं। मैंने पहले इस पर 2 वीडियो बनाए थे जो अपना हमारा पॉडकास्ट चैनल है हर्ष कैजुअल टॉक पर, जहां मैंने अपने 2 फौज के अफसरों के साथ आपकी बात कराई थी, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी था। कल लगभग 5 साढ़े 5 बजे संघर्ष विराम हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसको लेकर भारत में एक जज्बाती रूप से लोग निराश हैं। उनको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा मौका था जिसको हमारी सरकार ने हर उस महत्वपूर्ण घटनाओं की तरह गंवा दिया। जैसे पहले भी हमने 1971 में युद्ध जीता और 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण करने के बाद शिमला समझौता किया और वहाँ हमने कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। उससे पहले 62 और 65 के युद्ध में भी हमें कुछ नहीं हासिल हुआ। और पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक भारत पर वो आतंकवादियों के द्वारा लगातार जो है हमले कराता रहा है। पूरे देश में उसने अपने नापाक इरादों से भारतीयों को परेशान कर रखा है। तो ऐसे में भारतीयों का जज्बाती होना, दुखी होना कि हम आखिर कब तक सहेंगे पाकिस्तान के इस परोक्ष वार को, अपरोक्ष वार को, प्रॉक्सी वार को। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद जज्बात से परे होती हैं। जब आप भावुक रूप से अपने देश के साथ जुड़े होते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं जो भावुक रूप से सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी ऐसे कारण से नहीं कर रहे हैं कि उनको सिर्फ सरकार की आलोचना करनी, बस इसलिए कर रहे हैं कि हद हो गई हैं। पाकिस्तान लगातार जिस तरह से घटनाएं करवाता है आतंकवादियों से, उससे हर भारतीय लगभग दुखी है। अगर हम देखें इसको तो इस वीडियो को 2 रूप में हम देखें कि कैसे इस सरकार ने आतंकवादी घटना के खिलाफ पाकिस्तान को जवाब दिया और किन परिस्थितियों में संघर्ष विराम हुआ। इससे पहले भी जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, जो हमारी आतंकवादी घटनाओं पे विपक्ष में जब थी सरकार, तो उस समय की सरकारों को बड़ा आक्रमण करती थी उनके ऊपर। वो कहती थी कि हमें इनका जवाब हम नहीं दे पाते, सरकार बुज़दिल है, सरकार कमज़ोर है। संसद पर हमला हुआ था या मुंबई में हमला हुआ था और कश्मीर घाटी तो पूरी की पूरी खाली करा ली गई थी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि ये आतंकवादी घटनाएं अब हैं। इस सरकार से लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि इस सरकार में बैठे लोग विपक्ष में रहते हुए काफ़ी हमलावर हुआ करते थे तत्कालीन सरकारों के ऊपर, तो उम्मीद ज़्यादा थी इनसे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इस सरकार ने इस समस्या का समाधान कर दिया और आतंकवादियों को या उनके आकाओं को या उनके पालने वालों को हमने जवाब दे दिया। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से उरी की घटना हुई थी और जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई थी और भारत ने एयर स्ट्राइक की थी जाकर, और उसके जवाब में कुछ दिन शांति रही, लेकिन पाकिस्तान ने फिर पहलगांव में हमारे निर्दोष जो हमारे वहाँ पर्यटक थे उनकी हत्या की और बहुत ही बेरहमी से मारा। उसमें उन्होंने एक तरीका अलग अपनाया कि उन्होंने कहा जाके अपनी सरकार से जाके अपने मोदी से बता देना हम तुमको छोड़ रहे हैं। इसलिए ऐसे में सरकार ने मेरे ख्याल से पहलगांव की घटना लगभग मेरे ख्याल 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना हुई थी और 22 अप्रैल को से 2-3 दिन में हमारे सरकार ने जनता के सामने आकर ये कहा कि हम इस घटना का बदला लेंगे और मिट्टी में मिला देंगे ऐसे लोगों को जो भारत पर इस तरह की बुरी नज़र रखते हैं। उनको हम मिट्टी में मिला देंगे और घुस के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि शायद वो ज़िंदगी में इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। उनको भी मारेंगे और उनके आकाओं को भी मारेंगे, जो उनको शरण देते हैं, जो उनको बढ़ाते पालते पोसते हैं, उनको भी मारेंगे। सरकार ने समय लिया। समय लेने के बाद ये पहली बार है मेरे ख्याल से इतिहास में कि
भारत ने किसी देश के ऊपर घुसकर इस तरह से हमला किया है। हमारे वैसे तो पड़ोसी कोई किसी से हमारा कोई ऐसा विवाद रहा नहीं है, एक पाकिस्तान को छोड़ के। और पाकिस्तान को भी तीनों युद्धों में, अगर 62 को देखें, 65 को देखें और 71 को भी देख लें हम, जिसकी चर्चा मैं भी बाद में करूंगा, तो युद्ध हमेशा पाकिस्तान की तरफ से थोपा गया और हमने लड़ा और हमने तीनों युद्धों को जीता। उसकी हमने बहुत कुर्बानियां करी, हमने बहुत कुछ खोया उस युद्ध में, लेकिन हमने युद्ध वो जीते। और तत्कालीन सरकारों को ये हम श्रेय देते हैं कि उन्होंने वो युद्ध जीते भी, हमें क्षति होने के बाद भी हमने वो युद्ध जीते। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पहलगांव घटना को अंजाम देने के लिए एक अभियान चलाया गया, जो अभियान को मेरे नज़र से, मैं अगर जियोपॉलिटिक्स और सामरिक रूप से पूरी दुनिया को देखता समझता हूँ, तो एक बहुत ही सफल हमारा ये आयोजन था, हमारा ये सफल ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान को हमने दो चीज़, उसमें हमने एक बहुत बड़ी चीज़ की कि हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को भी नष्ट किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो पलटवार करने के बाद हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी हमने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और पाकिस्तान हमको धमकी देता रहा कि हम परमाणु बम से हमला करेंगे, और परमाणु बम हमने कोई खेलने के लिए नहीं बनाए हैं। लेकिन हमें अपनी फ़ौज की तारीफ़ करनी होगी, जिससे उसने बहुत ही तकनीकी रूप से गाइडेड मिसाइलों के द्वारा और ड्रोन के द्वारा और फाइटर के द्वारा, जब हमारे जिस दिन युद्ध विराम हुआ, जिस दिन संघर्ष, युद्ध विराम तो नहीं कहते, संघर्ष विराम हुआ, उससे पहले काफ़ी क्षति हम पाकिस्तान को पहुंचा चुके थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी समझौते की बहुत सी बातें, बहुत दबाव हमारे ऊपर आता, और वो दबाव आया जिसको लेके हमने संघर्ष विराम के लिए हाँ कहा। तो चाणक्य का कहना है कि संघर्ष जो है वो सतत नहीं होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, फिर संघर्ष होना चाहिए, चाहे ये राजनीतिक संघर्ष हो या सामरिक संघर्ष हो। क्योंकि जब युद्ध या कोई संघर्ष लंबा खिंचता है तो उसमें लगे लोग थक जाते हैं, और थकने के बाद वो निराश हो जाते हैं, और जब दोबारा कोई स्थिति आती है तो वो ताकत और वो साहस की उसकी कमी आ जाती है। अभी हम देख रहे हैं, तत्कालीन देखें या पुराने युद्धों को देखें, तो तत्कालीन में अगर हम देखते हैं तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखिए, कितना बड़ा रूस और यूक्रेन को आज किस तरह से उसकी स्थिति हो गई है, उस कितने मेरे ख्याल साल से ऊपर होने जा रहा है, जहाँ युद्ध लगातार अभी जारी है और रूस खोखला हो चुका है। अभी इजराइल को, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, जिसके ऊपर अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन है, वो देश साथ होने के बाद आज भी अभी युद्ध हुआ नहीं है, और कई बार संघर्ष विराम हमारी इजराइल की तरफ से आने के बाद भी आप देखिए कि संघर्ष अभी चल ही रहा है। ऐसे में भारत एक उभरता हुआ देश है, उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ चीन भी कभी नहीं चाहता कि भारत का जो विकास हो और इस स्तर पे आए भारत की, वो आगे मजबूती के साथ उसको चुनौती दे सके। तो चीन डायरेक्ट तो नहीं भारत को युद्ध करना चाहता, उसने एक दो बार प्रयास किया तो उसको मुंह की खानी पड़ी, तो पाकिस्तान के माध्यम से खेल को खेलना चाहता था। और हमारी सेनाओं ने जिस तरह से 2-3 दिन में 7 तारीख से जो उन्होंने उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, उसके बाद उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लॉक किया, ये तो शायद हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हमारी सेनाएं हमारी तकनीकी रूप से मजबूत हैं कि उनके आने वाले ड्रोनों को, उनके फाइटर प्लेनों को हम अपने देश में गिरने ही ना दे, रोक दें। हम इजराइल को देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि शायद ये इजराइल के बस की बात है, हम लोग इसको शायद ना कर पाएँ, ऐसा मेरा ऐसा मानना था। और मेरे दर्शकों को, बहुत से लोगों का ये मानना रहा होगा, बहुत लोग मेरे सहमत नहीं होंगे कि ऐसा रहा होगा। तो ऐसे में समझौता कर लेना, क्योंकि मेरे एक परिचित ने जम्मू से मुझे एक संदेश भेजा है कि जो लोग आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि युद्ध विराम हुआ, धोखा दे दिया हमें, और एकदम हमें जीत लेने का हमारे पास एक समय था, सबक सिखाने का समय था, वो बहुत दूर बैठे 300-400। हमसे पूछो, जब सायरन बजता है हम घर में छिपते हैं, और फिर हम घर से बाहर निकल के आते हैं, फिर सायरन बजने लगते हैं, पड़ोस में घर पे बम गिरता है, उसका सब कुछ तहस नहस हो जाता है, किस स्थिति में हम जी रहे होते हैं। हमसे पूछिए, बातें कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन युद्ध में रहना
ऐसे में अगर हम अपने विपक्ष को एक चोट पहुंचाने के बाद समझौता कर लेते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। समझौता तो होना ही है, लेकिन पहली बार भारत ने किसी देश पर या पाकिस्तान पर आक्रमण किया। हमने 71 में भी हमने आक्रमण नहीं किया था, मैं आगे भी उसकी चर्चा करूंगा, तब भी हमारे ऊपर आक्रमण किया गया था। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस समझौते के, इस संघर्ष विराम के समर्थन में अपनी राय रखता हूं और मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं, वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी सोचें, क्योंकि उनके बहुत से मेरे दोस्तों की भावनाएं बड़ी आहत हुई इन चीज़ों से। लेकिन जिनके लोग घर के लोग फौज में हैं, जो सीमाओं पे रह रहे हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत होशियारी भरा कदम था। उसमें अमेरिका ने कराया, अमेरिका ने घोषणा करी, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। बड़ी बात यह है कि हमने एक राहत की सांस ली है और अपने दुश्मन को हमने एक संदेश भी बहुत मजबूती से दिया है। इसमें 3 दिन में हमने अगर देखा होगा तो जो हमारी कमजोरियां रहेंगी हम उसको भी दूर करेंगे, हमने अपनी ताकत को भी पहचान लिया है। और अगर फिर हिमाकत करता है, आप देखें अभी अगर सामान्य रूप से देखें, भारत के किसी बड़े नेता ने आके इस बात को नहीं कहा कि भाई धन्यवाद अमेरिका, धन्यवाद फलां और ये और वो कि आपने हमारा समझौता करा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है अपने अमेरिका को धन्यवाद, चीन को धन्यवाद, तुर्की को धन्यवाद, उनके अरब को धन्यवाद, सबको अपना थैंक्स कह रहे हैं, शुक्रिया कह रहे हैं। तो इसका मतलब है वो चाहते थे कि संघर्ष विराम हो, और ऐसे में अगर हमने संघर्ष विराम किया है तो ये समझदारी भरा कदम हमने उठाया है। अब आती है दूसरी बात ये आती है कि आजकल कांग्रेसी लोग और मोदी के जो विरोधी लोग हैं, सरकार के जो विरोधी लोग हैं, उनको बहुत तेजी से 71 याद आ रहा है। आज इंदिरा गांधी याद आ रही हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी उनको बहुत तेजी से याद आ रही हैं। लेकिन ठीक है, ये विपक्ष में रहते हुए सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और करना भी चाहिए। भाई विपक्ष की जिम्मेदार, विपक्ष कैसे राजनीति करेगा, उसको जो राजनीति करनी है तो वो यही कहेगा कि 71 में हमने युद्ध जीता और हमने सरेंडर कराया, तब जाके हम आज इनकी बात कर रहे हैं। और मोदी साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते थे और उनसे कुछ नहीं हुआ और वो खुद ही सरेंडर कर गए। खैर, मैं आपको 71 के युद्ध की भी विशेष बात बताना चाह रहा हूँ कि 62 और 65 के युद्ध की यहाँ चर्चा करना ठीक नहीं होगा। 71 का युद्ध क्यों हुआ? 71 का युद्ध होने का जो प्रमुख कारण था, हमने युद्ध नहीं छेड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, हमने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था। पाकिस्तान जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, और बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था। वहाँ मतलब इतनी निर्ममता से लोगों को मारा जा रहा था, असमत लूटी जा रही थी, महिलाओं से बलात्कार हो रहा था, और ये सारी स्थितियों का प्रभाव भारत पर इतनी बुरी तरह से पड़ रहा था कि बताते हैं आधिकारिक रूप से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी, ये आधिकारिक सूचना है। तो आप ये समझिए, लोग उस समय के इतिहासकार बताते हैं कि कम से कम 3 से 4 करोड़ शरणार्थी भारत में शरण ले चुके थे। बहुत भयावह स्थिति थी, और ख़ासकर उसमें हिंदू महिलाओं के साथ जो बलात्कार वहाँ के सैनिक पश्चिमी पाकिस्तान के कर रहे थे, और जो पीड़ा यहाँ भारत में आके वो बयां होती थी। मैं तो उसके बाद का, आप लज्जा उपन्यास पढ़िए तस्लीमा नसरीन का, जो वहाँ का वो वर्णन करती हैं बांग्लादेश का, किस तरह से कट्टरपंथी वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हैं। ऐसे में तत्कालीन सरकार जो थी इंदिरा गांधी की, मुझे उनको प्रशंसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो करना चाहिए था तत्कालीन सरकार को, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने किया। और पूरा विपक्ष, जिस तरह आज पूरा विपक्ष इस सरकार के साथ खड़ा है, उसी तरह तत्कालीन विपक्ष के सारे नेता उस सरकार के साथ भी मजबूती के साथ खड़े थे, और सरकार ने बड़ा बहादुराना फैसला लिया। लेकिन हमने क्यों लिया, मैं आपको बताऊं कि शरणार्थी जो मैंने आपसे चर्चा करी, उसके बाद भी भारत बांग्लादेश जो मुक्ति वाहिनी थी उसको सहयोग तो कर रहा था पूरी तरह से कि हम सीधे इसमें शामिल ना हों। लेकिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां नाम से एक ऑपरेशन चलाया, और उसने भारतीय हवाई ठिकानों पर, लगभग 11 हवाई ठिकानों पर हमला बोल दिया। आप इस चीज़ को समझिए। एक तरफ क्या हुआ कि शरणार्थी एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए, वो चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उनके ऊपर इतने निर्मम अत्याचार हो रहे थे और वो भारत में शरण ले रहे थे, कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई। आप क्या करते, सरकार को जो करना चाहिए था सरकार ने बहादुरी के साथ किया। और दूसरी चीज़ कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं बोला, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला बोला। जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशन चंगेज खां के तहत लगभग 11 हवाई ठिकानों पे हमला बोला गया, और तब भारत ने प्रत्युत्तर में पाकिस्तान पर युद्ध की तैयारी करी। और उस समय की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, उस समय की जो सामरिक
जियोपॉलिटिकल हमारी कंडीशन थी, उस समय रूस बहुत मजबूत था और जितना अमेरिका और यूरोपीय देश जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे और उन्होंने जब प्रयास किया कि हम पाकिस्तान के साथ आएँ, ऐसे में रूस ने बहुत ही मित्रता निभाते हुए हमारी मजबूती के साथ जो है उसने कहा कि अगर आप भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो मैं भी भारत के साथ खड़ा रहूँगा। इससे पहले हमारा समझौता हुआ था, वो इंदिरा जी ने समझौता कराया था कि मित्रता हमारा कोई मुझे उसका संधि का नाम तो नहीं याद है, लेकिन ये समझौता हुआ था मॉस्को में। उसमें ये कहा गया था कि हमारे दोनों के ऊपर हमला जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। तो ऐसे में रूस ने वो मित्रता निभाई, जो मित्रता हमारे पास आज भी है। और आज रूस उस स्थिति में नहीं है। रूस आज यूक्रेन में ना फंसा होता और अगर वो युद्ध से स्वतंत्र रहता तो जो मदद हमें मिल सकती थी, और ऐसे में जिस तरह से चीन और जिस तरह से तुर्की और तमाम तो नहीं कहेंगे, कुछ मुस्लिम देश और यूरोप भी हमारे साथ आज भी मन से दिल से वो हमारे साथ कभी नहीं खड़ा होता। 2-4 देश खड़े हो जाएं, और अमेरिका तो जानते ही हैं कि अमेरिका का अपना निजी स्वार्थ जहां होता है वहीं वो काम करता है। तो ऐसे में ये कहना कि इंदिरा जी ने उस समय युद्ध में जीता बहादुरी, उनकी जीत पे, उनके निर्णय पे, उसके हम लोग पूरा इतिहास उनको इस चीज़ के लिए प्रशंसा करता है। उसकी तुलना सिंदूर ऑपरेशन से करना, उनके कांग्रेस के ज़माने में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई आप याद करिए। आप मुंबई की घटना भूल गए क्या? आप संसद पे जो घटना हुई भूल गए क्या? आप अक्षरधाम पर जो घटना हुई भूल गए क्या? आप कितनी घटनाएं याद करेंगे? पूरी कश्मीर घाटी को खाली कर दिया तो कांग्रेस क्या कर पाई? क्या कर पाई कांग्रेस भाई? आतंकवादी घटना को और 1971 के युद्ध को आप एक साथ जोड़ के चलेंगे, लेकिन इस सरकार ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की और इसमें उसने अगर चुनौती दी और ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसमें हो सकता है हमारी भी तमाम क्षति हुई हो, ये आगे हमें पता चलेगा धीरे धीरे करके, और हो सकता है हमारी कुछ कमजोरी भी उजागर हुई हो। उस समय तमाम कमजोरियाँ उजागर हुई थी, हमने कई हजार सैनिक खोए थे और हमने बड़ी कुर्बानी दे के उस युद्ध को जीता था हमारे सैनिकों ने। इसमें दो चीज़ है कि एक तो ये कि क्या 71 के युद्ध के बाद हम कुछ हासिल कर पाए? आज हम कह रहे हैं फतेह कर लेते, हम पीओके को ले लेते, बलूचिस्तान ले लेते, हमने बांग्लादेश अलग करा दिया। हमको क्या मिला? कि आतंकवाद देश से खत्म हो गया? आप बताएं कि आतंकवाद को इंदिरा जी के इस ऑपरेशन ने खत्म कर दिया? आज भी आतंकवाद है, उसके बाद और बढ़ा आतंकवाद। पाकिस्तान की यही टीस रह गई कि तुमने बांग्लादेश जिस तरह अलग कराया है उसी तरह हम कश्मीर को भी आपसे एक दिन अलग कराएंगे, वही टीस। और हमें 71 शिमला समझौते से क्या मिला? हमें 1 इंच ज़मीन मिली हो, हमारे को कोई एडवांटेज मिला हो, या हमारी जो ज़मीन इन्होंने कब्जा कर ली थी पीओके वो हमने खाली करा लिया हो, या हमारे अक्साई चीन करा लिया, कुछ भी ऐसा रहा हो 71 के युद्ध में जो हमने पाया हो। ये मैं अपने कांग्रेस के दोस्तों से और उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं इंदिरा गांधी को आज याद कर रहे हैं, क्या हमने पाया? आज हम कह रहे हैं कि हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। जब 71 में हराने के बाद 93,000 सैनिकों को बंधक बनाने के बाद, सरेंडर कराने के बाद उस समस्या को हम नहीं खत्म कर पाए, तो पीओके को लाने और बलूचिस्तान को अलग कराने से क्या समस्या हल हो जाएगी? सवाल ये है। जो लोग आज इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं उनसे ही ये सवाल पूछा जा रहा है, सबसे नहीं पूछा जा रहा है। आज आपके देश को विकास की तरफ बढ़ना है, आपने अपनी ताकत दिखा दी, बंद मुट्ठी 9 लाख की और खाली राख की मुट्ठी आप दिखाना चाहते हैं। ऐसे में आपने अगर युद्ध में लंबा फंस गए, क्या स्थिति आपके देश की होगी? आप सोचिए, कल्पना करिए। और हमने कहा है, हमने हमारे देश की किसी भी सरकार ने अभी ये बात नहीं कही है कि संघर्ष समझौता क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हमने बात नहीं करी है। हमारे आधिकारिक प्रवक्ताओं ने कहा है कि हमने कहा है भाई हमने संघर्ष विराम के लिए बड़ी शर्त रखी है कि अगर कोई आतंकवादी घटना हमारे देश में होती है तो उसको हम युद्ध मानेंगे। और ये कोई छुपा हुआ नहीं है कि जिस आक्रमण के साथ, जिस आक्रामकता के साथ सरकार ने, हमारी फौजों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला है और जिस तकनीक का प्रयोग किया है, वो तकनीक हमें बहुत आत्मबल देगी, आत्मविश्वास देगी, और भविष्य में हम बहुत बड़ा जो है चुनौती दे सकते हैं पाकिस्तान को। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाधान की बात है, हमारे समाधान की बात को हमने जो जंग छेड़ी है, ये जंग हमारी अभी रुकने वाली नहीं है। हमारे वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारा संघर्ष विराम हुआ है, 12 तारीख को हम बात करेंगे, लेकिन हमने कोई कार्रवाई नहीं रोकी है। हम उस कार्रवाई पर अपने आगे कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं।
तो ऐसे में देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। जिस तरह 22 अप्रैल से लेकर 7 मई हमको लगा जवाब देने में, और आज हमने 3 दिन में संघर्ष भी, वही हमारा जो 71 का युद्ध था वो भी मेरे ख्याल से 13 या 14 दिन चला था, 13-14 दिन में। और परिस्थितियां हमारी उस समय अलग थीं और आज अलग हैं। किसी दोनों युद्धों की हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि हम दोनों चीज़ों की तुलना करें, दोनों अलग अलग घटनाएं, अलग अलग चीज़ें। अब मैं एक चीज़ देखता हूं कि अक्सर जो है कांग्रेस जब इस बात को कहती थी कि ये मोदी जी ने युद्ध नहीं लड़ा, ये भाजपा ने युद्ध नहीं लड़ा, ये सरकार ने युद्ध नहीं लड़ा, ये तो हमारी फौज ने युद्ध लड़ा। फौज ने युद्ध लड़ा, इसमें कोई दो राय है, अगर ये लोग कहेंगे तभी जाना जाएगा। और उधर आप इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। आप इधर कहते हैं कि हमारी फौज ने युद्ध लड़ा, हमारी फौज सामने रही, और इधर आप कहते हैं इंदिरा जी ने युद्ध लड़ा। इंदिरा जी तोप लेके गई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से लड़ने के लिए गए थे, और यहाँ मोदी जी जो है वो अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए थे, यहाँ फौज लड़ रही थी। भाई फौज जीतना और हारना ये दोनों सरकार को श्रेय जाता है। अगर इंदिरा गांधी जी को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने 71 के युद्ध पे जो निर्णय लिए, बहादुरी से लड़ा, तो श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। वैसे ही आज जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, 3-3 बार ऑपरेशन हम कर चुके हैं, उसके नतीजे भी हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह की घटनाएं पहले होती थी उसमें कमी आई है, लेकिन आप इन तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे। अमेरिका जैसा देश वियतनाम में सालों फंसा रहा, भागा जान बचा के, अफगानिस्तान से जान बचा के भागा। आप कहाँ की बातें करते हैं, किस युद्ध की बातें करते हैं? किस तरह अमेरिका भागा अभी आपने देखा, अफगानिस्तान छोड़ के। ऐसे देश के पास जिसके पास ना विज्ञान है, ना तकनीक है, ना आयुध है, कुछ नहीं है, और अपनी किसी इज्जत बचा के भागे। आप आज कह रहे हैं कि हमको युद्ध करना चाहिए, हमको लंबा करना चाहिए, हमको निपटा देना चाहिए। बड़ा आसान नहीं है ये सब चीज़ें। और सरकार के साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जितने मजबूती के साथ हमारे, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, चाहे हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हों, या हमारे तीनों सेनाओं के अलग अलग जो वायुसेना, जल सेना और थल सेना के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे अधिकारी से लेके और सरकार में बैठे मंत्री तक, जिस तरह से हम इस समय मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री हों, उनके रक्षा मंत्री हों, उनके विदेश मंत्री हों, उनके गृह मंत्री हों, उन पर भरोसा रखिए। और इसका समाधान आज नहीं तो कल होना ही होना है। और युद्ध में लगातार उलझ के रहने की अपेक्षा हमें संघर्ष को थोड़ा विराम देना है। विराम से अपनी कमियों और अपनी खूबियों को समझते हुए और आगे उससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब हमको देना है। और निश्चित तौर पे हम इस चीज़ में सफल रहे हैं, और ये अभियान से दूर भी भावनात्मक रूप से सफल रहा है, और इसके परिणाम आने वाले समय में हमको दिखाई देंगे। और हम आशा करेंगे कि एक ना एक दिन हमारे देश से आतंकवाद भी खत्म होगा, आतंकवाद को पालने वाला ये देश जो पाकिस्तान है ये भी खत्म होगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।